हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फजन का नियम, फजन्स रूल। फजन रूल पढ़ने से पहले आपको आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद ही आप फजन का नियम अच्छे से समझ पाएंगे। फजन का नियम हमें यह बताता है कि कोई भी आयनिक बंध है, वह आयनिक बंध 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें सहसंयोजी गुण भी पाए जाते हैं। आयनिक बंध के अंतर्गत हम जो बेस्ट उदाहरण है वह है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। इस प्रकार से कई सारे उदाहरण हमने देखा था। तो जो आयनिक बंध है वह 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज में सहसंयोजी लक्षण भी पाए जाते हैं। ऐसा फजन का नियम का कहना है, फजन का कहना है। ठीक है, तो इसे फजन नामक वैज्ञानिक ने दिया था और कौन से सन में दिया था वो तो आप पुस्तक से देख के नोट भी कर सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट में आता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है। उसके बाद हम आएंगे फजन के नियम में। देखिए, जो आयनिक बंध है वो किस तरह से बनता है। आयनिक बंध, इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, नमक। इसका बेस्ट उदाहरण है, सरल सा उदाहरण है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10, 2, 12, 12 और 6, 18, 3p5 होता है। इसके बाह्यतम कोश में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे सोडियम, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसका जो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेगा। और इसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन है, यह भी 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लोरीन माइनस में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आयनिक बंध का उदाहरण है। आयनिक बंध का उदाहरण है, आयनिक बॉन्ड यहां पर बनाते हैं। तो आयनिक बंध किस प्रकार से बना आपको तो समझ में आ गया, लेकिन इस फजन का क्या कहना है, फजन के नियम का क्या कहना है कि यह जो बंध बना है आयनिक बंध, वह 100% आयनिक नहीं हो सकता। उसमें कुछ ना कुछ सहसंयोजी लक्षण भी पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, देखिए। फजन के नियम के अनुसार इसका जो मेन पॉइंट है, कहना यह है कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, धन आयन और ऋण आयन, कैट आयन और एन आयन आपस में मिल के आयनिक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो फजन के नियम का कहना यह है कि जब धन आयन, ठीक है, जब कोई भी धन आयन के पास कोई भी ऋण आयन आता है, देखिए धन आयन का आकार छोटा होता है, धन आयन का आकार, कैट आयन का आकार छोटा होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, तो कोषों की संख्या तो छोटी होती है। तो कैट आयन का आकार छोटा होता है। अब इसके पास कोई ऋण आयन आएगा, ऋण आयन का आकार तो बड़ा होता है। तो धन आयन ऋण आयन के जैसे जैसे पास में आएगा, तो ये धन आयन क्या करेगा, ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, इस प्रकार से।
ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपने ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इस ऐसा तो ये मान लो मैं सोडियम प्लस है और ये मान लीजिए क्लोरीन माइनस है, तब जाके आपस में धन आयन और ऋण आयन आपस में मिल के क्या बनाते हैं, आयनिक बंध का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, धन आयन इलेक्ट्रॉन मेघ को खींच रहा है, अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो खींचने के फलस्वरूप क्या आ रहा है, इस ऋण आयन के आकार जो होता है डिफॉर्म हो रहा है। डिफॉर्म का तात्पर्य होता है उसके आकार में गड़बड़ी हो रही है। तो मतलब यहां पे क्या आ रही है, सीधा सीधा मैं कहूं तो पोलराइजेबिलिटी आ रही है, ध्रुवणता आ रही है, ध्रुवणता आ रही है, ध्रुवणता आ रही है। तो यह ध्रुवणता जैसे ही होगी मतलब सहसंयोजी गुण यहां पर उत्पन्न होगा, सहसंयोजी गुण क्या होगा, उत्पन्न होगा। यदि धन आयन ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, तो वहां पर सहसंयोजी गुण उत्पन्न होगा, सहसंयोजी गुण उत्पन्न होगा, जिसके कारण यह जो आयनिक बंध है वह 100% आयनिक बंध नहीं हो सकती। ठीक है, 100% आयनिक बंध नहीं हो सकती। इस चीज को मैं पुनः बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम जानते हैं कि धन आयन व ऋण आयन आपस में मिलकर आयनिक बंध का निर्माण करता है। फजन के नियम का कहना है कि कोई भी आयनिक बंध 100% आयनिक बंध नहीं हो सकती, उसमें सहसंयोजी बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध के लक्षण भी पाए जाते हैं। जब धन आयन के निकट में ऋण आयन आता है, धन आयन और ऋण आयन तो पास में आएंगे, तो जब कोई धन आयन ऋण आयन के पास में आता है, समीप आता है, तो यह धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण इस ऋण आयन के आकार में डिफॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, विकृति उत्पन्न होना चालू हो जाता है, ध्रुवणता उत्पन्न होती है। वहां पर विकृति के फलस्वरूप ध्रुवणता उत्पन्न होती है, और ध्रुवणता जितनी अधिक होगी सहसंयोजी गुण भी उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। तो ध्रुवणता के कारण ही आयनिक बंध में सहसंयोजी बंध के गुण उत्पन्न होते हैं। ये कहना है फजन के नियम का। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है फजन के नियम में, फजन के नियम में शॉर्ट एंड स्वीट आपको लिखना है कि फजन के नियम के अनुसार जब आयनिक बंध बनता है तो वह 100% आयनिक नहीं होता, उसमें सहसंयोजी बंध के लक्षण पाए जाते हैं। फजन के नियम के अनुसार क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। फजन के नियम के अनुसार जब किसी धन आवेश के पास ऋण आयन आता है, धन आयन के पास ऋण आयन आता है, तो धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण ऋण आयन के आकार में विकृति उत्पन्न होती है, और विकृति के फलस्वरूप ध्रुवणता आती है, और ध्रुवणता के कारण उस आयनिक बंध में सहसंयोजी बंध के गुण उत्पन्न होते हैं। इतना आपको फजन के नियम में लिखना है, फजन के नियम में लिखना है। इसमें 3 टर्म है। कौन कौन से 3 टर्म हैं? पहला है ध्रुवण क्षमता। इस फजन के नियम के अनुसार 3 टर्म आते हैं। पहला है ध्रुवण क्षमता, दूसरा है ध्रुवणता, और एक होता है पोलराइजेबिलिटी। इंग्लिश में इसे पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, फजन के नियम में 3 टर्म आते हैं, जनरली यूज होता है 3 टर्म। कौन कौन से 3 टर्म हैं? पहला है पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन
पावर, ध्रुवण क्षमता। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। और तीसरा है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन पावर है, ध्रुवण क्षमता है, यह धन आयन का गुण होता है, धन आयन का गुण होता है, धन आयन का गुण होता है, जो ऋण आवेश के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है या खींचता है, आकर्षित करता है। ठीक है। दूसरा है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऋणात्मक आयन का गुण होता है, पोलराइजेबिलिटी ऋण आयन का गुण होता है, गुण होता है, जो धन आयन के प्रभाव के कारण होता है, धन आयन के प्रभाव के कारण ऋण आयन के आकार में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। और पोलराइजेशन किसे कहते हैं? पोलराइजेशन धन आयन और ऋण आयन के मध्य जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, वह पोलराइजेशन कहलाती है, वह पोलराइजेशन कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है। अब भी हमने देखा, क्या देखा? कोई धन आयन है, धन आयन का आकार हमेशा छोटा होता है, धन आयन को हमेशा छोटा बनाना। उसके पास क्या आएगा? कोई बड़ा सा ऋण आयन आएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? पास आते जाएगा और ये धन आयन क्या करेगा? इस ऋण आयन के गोलाकार साइज को डिफॉर्म करना चालू कर देगा, आकृति में परिवर्तन करना चालू कर देगा और लास्ट में कुछ इस तरह से बंध बनेगा धन आयन और ऋण आयन का, जो कि आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध होगा। तो इस चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई धन आयन ऋण आयन के पास में आता है तो ये देखो ऋण आयन का आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो इस चित्र के द्वारा इन तीनों क्रियाओं को समझते हैं। सबसे पहला देखो पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण क्षमता। मैंने लिखा है यहाँ पर धन आयन का गुण होता है जो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस चित्र में क्या दिख रहा है? यह है धन आयन। धन आयन का आकार हमेशा छोटा होगा, तो ये क्या करेगा? इस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ को खींचने के कारण इसके आकार में तो परिवर्तन करेगा, ठीक है, इसके आकार में परिवर्तन करेगा। तो वही है, अपनी ओर आकर्षित करता है इलेक्ट्रॉन मेघ को। यही गुण पोलराइजेशन पावर कहलाता है धन आयन का। इस पोलराइजेबिलिटी, ये ऋण आयन का गुण होता है, धन आयन के प्रभाव के कारण ऋण आयन के आकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ऋण आयन के आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वही गुण पोलराइजेबिलिटी कहलाएगी। अब पोलराइजेशन क्या कहलाएगा? धन आयन और ऋण आयन आपस में मिलकर आयनिक बंध का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो क्रिया हो रही है धन आयन और ऋण आयन के मध्य, वही क्रिया पोलराइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फजन के नियम के अनुसार, फजन के नियम के अनुसार ध्रुवणता सीधे समानुपाती होती है सहसंयोजी बंध का, सहसंयोजी लक्षण के लिख सकते, सहसंयोजी लक्षण के सीधे समानुपाती होती है। ध्रुवणता जितनी अधिक होगी सहसंयोजी लक्षण भी उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। ध्रुवणता जितनी अधिक, सहसंयोजी लक्षण भी उतना ही अधिक होगा फजन के नियम के अनुसार। ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, ये पॉइंट आप
अच्छे से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं फजन के नियम को प्रभावित करने वाले कारक, या मैं लिखूं ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्णता ध्रुवणता पर आधारित है फजन का नियम, तो नेक्स्ट लिख लेना ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं देखेंगे अभी। मैं लिखता हूं ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्रुवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है धन आयन का आकार। धन आयन का आकार। अब धन आयन जितना आकार ये जो है ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धन आयन का आकार ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आकार जितना छोटा होगा ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी। तो ये पहला प्रभावित करने वाला कारक है। धन आयन का आकार ध्रुवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धन आयन का आकार छोटा होगा तो ध्रुवणता अधिक होगी, धन आयन का आकार बड़ा होगा तो ध्रुवणता कम होगी। दूसरा है ऋण आयन का आकार। ऋण आयन का आकार, और ऋण आयन का आकार सीधे समानुपाती होती है ध्रुवणता के। ध्रुवणता के सीधे समानुपाती होती है। तीसरा है धन आयन पर आवेश। धन आयन पर आवेश। धन आयन पर आवेश। धन आयन पर आवेश ध्रुवणता के सीधे समानुपाती होती है। सीधे समानुपाती होती है। आवेश अधिक होगा तो ध्रुवणता अधिक होगी। और चौथा है ऋण आयन पर आवेश। ऋण आयन पर आवेश। ऋण आयन पर भी आवेश जितना अधिक होगा ध्रुवणता उतनी अधिक होगी, अर्थात सीधे समानुपाती होती है ऋण आयन। ऋण आयन पर आवेश ध्रुवणता के सीधे समानुपाती होती है। तो ये चार कारक हैं जो फजन के नियम को, ध्रुवणता को इफेक्ट करते हैं, ध्रुवणता पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इन चारों पॉइंट के आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा। क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूं, यदि मैं सामने वाला क्वेश्चन करेगा तो वह क्या क्वेश्चन करेगा कि निम्नलिखित यौगिकों में किसमें सहसंयोजी लक्षण अधिक होगी। निम्नलिखित यौगिकों में किसमें सहसंयोजी लक्षण अधिक होगी। सहसंयोजी लक्षण अधिक होगी। अधिक होगी। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला आपको व्यवस्थित करना है। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। मैंने यहां पे 4 यौगिक लिखा है। इन चारों यौगिकों में सहसंयोजी लक्षण किसमें अधिक होगी ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस होगा, सोडियम प्लस ब्रोमीन माइनस होगा, सोडियम प्लस आयोडीन माइनस होगा। तो धन आयन तो यहां पर एक ही है, धन आयन केवल एक ही प्रकार का है, वह है सोडियम। तो हम क्या करेंगे, ऋण आयन को पकड़ेंगे। यदि हमें क्वेश्चन का आंसर जानना है तो हमें ऋण आयन पर आना होगा, क्योंकि ऋण आयन यहां पर भिन्न भिन्न है। ऋण आयन यहां पर भिन्न भिन्न है। तो देखिए
ऋण आयन अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ पर सभी में माइनस आवेश है, तो ऋण आयन का आकार आप पर आते हैं। ऋण आयन का आकार सीधे समानुपाती होता है ध्रुवणता के, और ध्रुवणता जितनी अधिक होगी सहसंयोजी लक्षण भी उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आयोडीन माइनस है उसका आकार यहाँ पर बड़ा है, जिसके कारण ध्रुवणता यहाँ पर अधिक होगी। ध्रुवणता अधिक होने पर सहसंयोजी लक्षण भी अधिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर क्या होगा? सोडियम आयोडाइड में सहसंयोजी लक्षण सबसे अधिक होगा, देन सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम क्लोराइड, देन सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में क्या लिखे हम? सीजियम फ्लोराइड एंड मैं आता हूं लिथियम फ्लोराइड। ये दो कंपाउंड मैंने यहां पर दिया है, सीजियम फ्लोराइड और दूसरा है लिथियम फ्लोराइड। तो यहां पर जो ऋण आयन है फ्लोरीन कॉमन है, तो हम ऋण आयन के द्वारा सहसंयोजी लक्षण पता नहीं कर सकते। तो हमें कहां पर आना है? धन आयन पर आना है। तो धन आयन देखिए, धन आयन का आकार जितना छोटा होगा ध्रुवणता उतनी अधिक होगी। तो छोटा धन आयन किसका है? छोटा धन आयन लिथियम का है। तो लिथियम फ्लोराइड में आकार छोटा होने के कारण ध्रुवणता यहाँ पर अधिक होगी और सीजियम फ्लोराइड से अधिक होगी। तो लिथियम फ्लोराइड में सहसंयोजी लक्षण अधिक होंगे सीजियम फ्लोराइड की तुलना में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3। अब हम क्या करेंगे? धन आयन को बदलते हैं और ऋण आयन सेम रहने देते हैं। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड। इसमें बताइए, इसमें बताना है कि सहसंयोजी लक्षण किसमें अधिक होगा? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ये चार कंपाउंड यहां पर दिया है। इन चारों कंपाउंड में सहसंयोजी लक्षण किसमें अधिक होगा? तो आपका उत्तर क्या होगा? यहां पे देखिए ऋण आयन कॉमन है सभी में। ऋण आयन के द्वारा सहसंयोजी लक्षण का पता नहीं लगा सकते, तो हमें धन आयन देखना होगा। धन आयन भिन्न भिन्न है, आवेश समान है। तो धन आयन का आकार जिसमें छोटा होगा ध्रुवणता उतनी अधिक होगी और सहसंयोजी लक्षण भी उतनी ही अधिक होगी। तो सबसे अधिक सहसंयोजी लक्षण सोडियम क्लोराइड का होगा, देन पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। ये इसका उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को करना है और फजन नियम के क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर फजन का नियम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से समझना है। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।